हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम ईएम वेव को भी कंटिन्यू करेंगे। ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट फ्रॉम द सोर्स। अगर किसी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा उसके पाथ में आने वाले ऑब्जेक्ट पर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी जो टोटल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो हम सिंपलाई समेशन कर देते हैं जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अब जो एनर्जी डेंसिटी वो किसकी इक्वल होगी, वो होगी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम वो किसकी इक्वल होता है, वो होता है म्यू जो बना हुआ है, सॉरी यू जो बना हुआ है, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एनर्जी डेंसिटी के इक्वल। अब ये देखो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ईएम वेव का वो इक्वल होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक ईएम वेव का वो इक्वल होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर के। अब जो ये ई और ये बी दिया गया है, ये ई है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो बी रिप्रेजेंट करता है वो करता है मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये यूनिट होता है ये एनर्जी डेंसिटी का, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जूल पर मीटर क्यूब के। ईएम वेव की इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी होती है वो इक्वल होती है पावर पर यूनिट एरिया के, और जो पावर किसकी इक्वल हो सकती है वो इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम के। और अगर आपको इस तरह से दिया है एनर्जी पर एरिया पर टाइम तो वो इक्वल होगा इंटेंसिटी के। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं जब हम पॉइंटिंग वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब जो वेव इंटेंसिटी है जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ओवर वन साइकिल। मतलब किसी एक साइकिल में जैसे किसी कोई एक वेवलेंथ बन रही है ना, तो उस जो साइकिल होगा उसका जब हम टाइम एवरेज निकालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर का तो वो इक्वल होगा वेव इंटेंसिटी के। अब जो एवरेज होता है वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, वो लेते हैं हम साइन स्क्वायर इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी, और वो इक्वल होगा हाफ के। अब जो आई है वो हम देखो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई जो होता है वो इंटेंसिटी होती है, और वो इक्वल होगी पॉइंटिंग वेक्टर जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एवरेज। अब ये देखो ये किसके इक्वल होगा, वो होगा ई इंटू बी। अब जो ई और बी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बाय 2 म्यू नोट। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जो पहला एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों ईएम वेव में होंगी तब ये दिया जाएगा। अगर मान लो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही दी जा रही है तो वो इक्वल होगा ई स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट इंटू सी। और जब अगर मान लो कि सिर्फ ईएम वेव में मैग्नेटिक फील्ड ही है तो वो उसका जो इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो जाएगा सी इंटू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट। अब जो यहाँ पे सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो पॉइंट सोर्स जो कि ईएम वेव को एमिट कर रहा है, जैसे ये देखो इस डायग्राम में कि जो एस है वो एक पॉइंट सोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किस फॉर्म में, जैसे सर्कल बन रहे हैं तो ये एक्चुअली स्फेयर बन रहे हैं। जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है इस फॉर्म में ये ईएम वेव को जनरेट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसकी जो इंटेंसिटी वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक्सप्रेशन होता है सोर्स पावर पर यूनिट एरिया। अब जो सोर्स पावर है उसको हम पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरिया होगा जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो पॉइंट सोर्स है वो चारों तरफ से ईएम वेव को प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या फॉर्म बन जाएगी, वो बन जाएगी स्फेयर का फॉर्म। तो इसीलिए जो एरिया आएगा वो 4πr² आएगा जो कि स्फेयर का एरिया है। जो ईएम वेव है वो मोमेंटम को भी कैरी करती है, जिसका हम वैल्यू निकालते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो इक्वल हो जाता है मोमेंटम ऑफ द ईएम वेव्स। अब जो ईएम वेव है जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट से वो इंटरेक्ट कर रही है तो अपनी एनर्जी को भी ट्रांसफर करेगी और साथ में मोमेंटम को भी ट्रांसफर कर देती है उस ऑब्जेक्ट को। अब यह है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ईएम वेव का स्पेक्ट्रम। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है
वो किसकी रेंज होती है? वो रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स एंड फोटोन एनर्जी की, जो कि फ्रीक्वेंसी को कवर करती है फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 10⁻25 हर्ट्ज। मतलब कि किसकी रेंज हो सकती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फोटोन एनर्जी की वेवलेंथ हो सकती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें ईएम वेव स्पेक्ट्रम की, तो वो उसकी जैसे डायमेंशन देखी जाए तो वो किसकी इक्वल होगी? वो 1 हर्ट्ज से 10⁻25 हर्ट्ज तक होंगी। अब जो वेवलेंथ है वो फ्यू किलोमीटर टू द फ्रैक्शन ऑफ द साइज ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम उसी तरह से जैसे वेवलेंथ की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा? वो फ्यू किलोमीटर से कुछ फ्रैक्शन ऑफ साइज तक आ जाएगा। जैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब कि अलोंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो इंक्रीज करेगी और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी। अब किसी वैक्यूम में अगर बात करें तो जो ईएम वेव है वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट पर, और इसी वजह से उसकी जो वेवलेंथ है वो वाइड रेंज की होती है, वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी आती है और वाइड रेंज की फोटोन एनर्जी आती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो ईएम वेव्स निकलती हैं, कुछ जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। अभी किस फॉर्म में हम रख रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज तक जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगी और जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगी। ऐसे देखो ये डायग्राम में दिया गया है। जैसे ये देखो हम गामा से हम रेडियो तक लेके जा रहे हैं, तो जो गामा है वहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। पर जैसे ये देखो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो दी गई है 10⁻24 हर्ट्ज, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। और जो ये देखो ये रेडियो वेव्स है, इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये 10⁻³ मीटर के आसपास है। और जो रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत लो है, दैट इज 10⁻4 हर्ट्ज। और ये देखो ये विजुअल रीजन है, तो ये देखो ये विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना जो विबग्योर है उसमें जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है वॉयलेट को, आई जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिगो को। अब जो वी है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, जी जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, वाई जो है वो येलो को रिप्रेजेंट करता है, और जो ओ है वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो आर है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको मान लो कि आपको विबग्योर दे दिया है, तो अगर आपको पूछा है कि जो वॉयलेट है उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी या वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। और जो रेड वाला रीजन जो होगा उस साइड को जाते जाते जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जो विबग्योर है इसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है वॉयलेट टू रेड 7 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब कि होगा तो 10⁻14 हर्ट्ज ही, पर जो विबग्योर है वहाँ पे 7 इंटू हो जाएगा और जो रेड है वहाँ पे 4 इंटू हो जाएगा। अब ये देखो टेबल की फॉर्म में हमें रेडिएशन दी गई है ईएम स्पेक्ट्रम की। तो ये देखो फ्रिक्वेंसी की रेंज दी गई है, वेवलेंथ की रेंज दी गई है। ऐसा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, पर सिर्फ इनका ट्रेंड जरूर याद रख लेना। जैसे गामा रे से रेडियो वेव्स तक जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगी और जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगी। बस ये ट्रेंड याद रख लेना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी वे में सॉल्व हो जाएंगे। पर जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन है इनके नाम याद जरूर कर लेना, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, इनके नाम याद रख लेना। और जो फ्रिक्वेंसी की रेंज और वेवलेंथ की रेंज वो ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनके ट्रेंड जरूर याद रख लेना। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी क्या क्या यूजेस हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। जो रेडियो वेव्स हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं रेडियो स्टेशंस में, जैसे 93.5 एफएम, 94.6 एफएम, तो वो फ्रिक्वेंसी की रेंज दी जाती है। और जो रेडियो वेव्स हैं वो गैस और स्टार्स जो होते हैं स्पेस में वो भी एमिट करते हैं। तो ये हमें बेसिकली मतलब जो स्टार्स हैं उसका पता लगाने में भी हेल्प करता है। और जो रेडियो वेव्स हैं वो टीवी और मोबाइल की कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। जो टीवी और मोबाइल जैसे इंटरेक्ट करता है तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। अब जो माइक्रोवेव है वो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। हमने माइक्रोवेव अपने घर में रखे होते हैं या ऑफिस में रखे होते हैं, तो वो कुकिंग के लिए हेल्प करेगा। और ये एस्ट्रोनॉमर्स भी यूज करते हैं ताकि वो पता लगा सके नियर बाई गैलेक्सीज और स्टार्स को। अब जो इंफ्रारेड है,
अब जो इंफ्रारेड है वो हम नाइट विजन गॉगल्स में यूज़ करते हैं। जैसे हम मान लो कि कोई नाइट विजन गॉगल्स होते हैं जो हमें रात को दिखाने में अच्छे से जो रात को दिखाने में हेल्प करते हैं, तो वो नाइट विजन गॉगल्स हैं। अब ये डिवाइसेस क्या करते हैं, वो रीड कर सकते हैं, कैप्चर करते हैं इंफ्रारेड लाइट को जो कि हमारी स्किन एमिट करती है या ऑब्जेक्ट एमिट करता है विद द हीट। अब स्पेस में जो इंफ्रारेड जो होता है वो हेल्प करता है हमें इंटरस्टेलर डस्ट को मैप करने में, कि कहाँ कहाँ इंटरस्टेलर डस्ट हो सकती है, उस चीज़ को मैप करता है। और उस वजह से हमें जैसे गैलेक्सीज होगी, प्लैनेट्स हो गए, वो हमें पता चलता है। अब जो एक्सरे है वो सबसे ज़्यादा हमारे काम में यूज़ होंगे। वो यूज़ होता है डायग्नोसिस में, कि हमें जैसे कोई एक्सरे हम कैसे करते हैं, जैसे हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। और जैसे सिटी हो गया, तो सिटी में तो हम हायर लेवल के रेडिएशन यूज़ करते हैं, हाई लेवल की हम एक्सरे यूज़ करते हैं। तो वो हमें हेल्प करता है थोरोली हमारी बॉडी को स्टडी करने में। तो इस तरह से जो एक्सरे है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वो हमारी डायग्नोसिस में हेल्प करता है, किसी भी बीमारी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब जो गामा रेज है उसकी सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन होती है वो होती है मेडिकल फील्ड में। जो गामा रेज इमेजिंग होती है वो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट देखने में हमारी हेल्प करती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो सन जो एमिट करता है, और ये हमें बहुत हार्मफुल होती है। ये हमें टैनिंग कॉज करती है, बर्न्स कॉज करती है। और अगर लंबे समय तक हमें टैनिंग या यूवी रेज की प्रेजेंस में हम आ रहे हैं तो हमें कैंसर भी हो सकता है। अब जो विजुअल लाइट है वो हमारी जो आईज है वो डिटेक्ट करती हैं। जैसे लाइट बल्ब्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये भी एमिट करते हैं विजुअल लाइट को। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो स्टडी होती है कि कैसे जो ईएम वेव्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसी भी मैटर के साथ। वी कैन लर्न अबाउट ए सब्सटेंस बाय एनालाइजिंग द ईएम स्पेक्ट्रम गिवन बाय इट। हम किसी भी सब्सटेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से वो ईएम स्पेक्ट्रम दे रहा है। व्हेन लाइट स्कैटर और पासेस थ्रू द मैटर, जब कोई लाइट है वो पास करती है किसी भी मैटर से, तो वो इंटरेक्ट करती है उसके मॉलिक्यूल या एटम से। सिंस एटम एंड मॉलिक्यूल हैव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उसकी कुछ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होंगी जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी से, जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। जब कोई कोलिजन होता है एक्साइटेड स्टेट में, तो जो एटम और जो मॉलिक्यूल होता है वो लाइट को एमिट करेगा, जिसकी कुछ सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी निकलेगी। मतलब कि जब वो एमिट करेगा लाइट को तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, और वो ही हमारी लाइन स्पेक्ट्रम को बना देंगी। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम बना ना, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये होगा एमिशन लाइन की तरह। मतलब कि ये थोड़ा, मतलब कि एक दूसरे से थोड़ा सा हट के होगा। मतलब जैसे जो एक लाइन है वो दूसरे के साथ ही शुरू नहीं हो जाएगी, वो थोड़ा गैप लेके फिर शुरू होगी। और अगर मान लो कि हमें कोई ऐसा मटेरियल दिया गया है जिसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो बनेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसमें जो जो लो डेंसिटी मटेरियल है वो कुछ लाइन को एब्जॉर्ब कर लेगा। उस वजह से वहाँ पे मिसिंग लाइन बनेगी, कि वो जो है कंटिन्यूस तो बनेगा पर वो उसमें कुछ जो ब्लैंक स्पेसेस बच जाएंगे, और उसमें वो जो ईएम वेव्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सिग्निफिकेंस है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको क्लासिफाई करने में हेल्प करता है, और हम उनको अरेंज कर सकते हैं उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ के बेसिस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। जो रेडियो वेव्स और जो माइक्रोवेव्स होते हैं जो कि हर्ट्ज ने डिस्कवर किए थे, वो हमारी हेल्प करता है वायरलेस टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल कम्युनिकेशन में। और जो विजुअल लाइट पोर्शन है वो हमारी हेल्प करता है देखने में। जितने भी हम कलर देखते हैं वो सारे के सारे विजुअल लाइट में ही देखते हैं। जो एक्सरे है वो रोंजन ने डिस्कवर किया था, जो कि एक प्रूविंग मेथड है हमें कोई भी एलिमेंट है उसको डिटेक्ट करने में, और कोई भी डिफॉर्मिटी है जैसे कोई हड्डी टूट जाती है उसको डिटेक्ट करने में। जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो आयनाइज कर देती है एटम को। और जो गामा रेज होती हैं वो पॉल बिलार्ड ने डिस्कवर की थी। ये भी आयनाइजेशन के पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, या फिर हम न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका यूज करते हैं। ईएम रेडिएशन की कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, वो एक बार देख लेते हैं। जो फ्रिक्वेंसी है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। सी, जो सी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं वेवलेंथ ऑफ द ईएम वेव्स। और जो फ्रिक्वेंसी है उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एनर्जी पर यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट।
मतलब कि जैसे एनर्जी को हम प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं। जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और जो एनर्जी है वो इक्वल होती है hc/λ। जो h है वो अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। c जो होगा वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। और जो लैम्बडा है वो है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो।